सफरत अस्पताल के लंबे गलियारे को पार करते हुए चैत्रिका के पिता के केबिन के पास पहुंचा। जैसे ही मैंने देखा, फहमीदा मीम को अपनी बाहों में पकड़े हुए रो रही थी। मीम अपनी मां की छाती में बड़ी होती जा रही है, लेकिन कोई चैत्रिक नहीं है। लड़की कहाँ गई? सफरत की छाती में दर्द होने लगा। अपनी मां का प्यार पाने के बावजूद सफारत अभी भी अपनी मां को खोने का दर्द सहन नहीं कर सकी। दूसरी ओर चैत्रिका हमेशा अपने पिता के प्यार के लिए आतुर रहती थी। शायद लड़की अभी भी गरीब है। दूतावास फहमीदा और मीम को सांत्वना नहीं देना चाहता। इस समय उनका रोना जायज है। अपने किसी प्रियजन को खो देने पर कौन नहीं रोता। न चाहते हुए भी उनकी आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। सफारत ने केबिन का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। चैत्रिका शांत केबिन में निश्चल बैठी है। वह अपने पिता के मृत शरीर को, जो सफेद कपड़े से ढका हुआ था, गौर से गहराई से देख रहा था। लड़की तो पलक भी नहीं झपकाती। सफरत धीरे धीरे एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से चैत्रिका का हाथ पकड़ लिया, जो उसकी गोद में लेटी हुई थी। चैत्रिका ने तुरंत अपनी नजरें हटा ली और दूतावास की ओर देखने लगी। उसने धीरे से कहा, तुम यहां हो? क्या आश्चर्य है। लड़की की आंखों में पानी की एक बूंद भी नहीं है। आवाज मृदु है, शांत सफरत काली है। उसके मन में भय की लहर दौड़ गई। इस समय चैत्रिका पागलों की तरह रोने वाली थी। लड़की रो क्यों नहीं रही है? वह रो क्यों नहीं रही है? चैत्रिका दुख से पत्थर बन गई है। सब कुछ अव्यवस्थित प्रतीत हो रहा है। उसने चैत्रिका को ऊपर खींचा और धीरे से उसके दोनों हाथों पर हाथ रख दिया। उसने कर्कश स्वर में कहा, तुम बीमार लग रही हो चैत्रा। चलो बाहर चलें। चैत्रिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपना हाथ सफारत के एक हाथ पर रख दिया। बंधन काफी कमजोर है। उसने शांत स्वर में कहा, कृपया मेरे पिता को ले जाने की व्यवस्था करें। मेरे पिता ने कहा था कि उनके शरीर को उनके जन्मस्थान में दफनाया जाना चाहिए। लड़की ने कितनी आसानी से ये शब्द कह दिए। दूतावास के अंदर का हिस्सा हिल रहा था। यदि मैं चैत्रिका को अपने हृदय से गले लगा सकूं तो मुझे शांति मिल सकती है। कृपया थोड़ा सामान्य हो जाए। मैं अभी सारी व्यवस्था कर रहा हूं। मैं आपसे बस यही अनुरोध करता हूं कि आप अपने अंदर के दर्द को बाहर निकाल दें। सफरत की विनती भरी आवाज सुनकर चैत्रिका ने अपना सिर हिलाया। फिर वह अपने पिता के शरीर को बिना पलक झपकाए निर्जीव दृष्टि से देखता रहा। सफरत ने अपना फोन निकाला और दिहान को फोन किया, क्योंकि फहमीदा मीम को उसे संभालने के लिए किसी और की जरूरत है। चैत्रिका बैठ गई और केबिन से बाहर चली गई। मीम केबिन की ओर मुंह करके खड़ी थी। सफारत को देखकर लड़की फूट फूट कर रोने लगी। सफारत दंग रह गया। वह बस अपने होठों को आपस में दबाता है और अपना हाथ मीम के सिर पर रखता है। उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं है। वह तुरंत वहां से निकला और रिसेप्शन पर आ गया। रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखकर मुस्कुराया। वह स्थिर भाव से देखता रहा। सफरत का मूड चिड़चिड़ा हो गया। उन्होंने गंभीरतापूर्वक सभी औपचारिकताएं पूरी की और शव को ले जाने की व्यवस्था की। दिहान पहले ही आ चुका है। वार्ड बॉय को शव एम्बुलेंस को सौंपने के लिए कहा गया। श्री अहमद की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई। फहमीदा और दिहान एम्बुलेंस में सवार हो गए। दूतावास ने चैत्रिका और मीम को उठने की अनुमति नहीं दी। फहमीदा ने पहली नजर में ही सफारत और दिहान को पहचान लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। इस समय उसके पास एक भी शब्द बोलने की क्षमता नहीं है। चुपचाप बैठे रहे। जैसे ही सफारत चैत्रिका के साथ कार में बैठने वाला था, तहफ और तहफ के माता पिता आ गए। चैत्रिका का हाथ सफारत के हाथ में देखकर तहफ क्रोधित हो गया। जब उसने आगे बढ़कर चैत्रिका का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो सफारत ने उसे एक तरफ खींच लिया और एक हाथ चैत्रिका के हाथ में पकड़ लिया। तहफ की आंखें चमक उठी, लेकिन राजदूत की लाल आंखों को यह बात बिल्कुल महत्वहीन और बेकार लगी। माथे पर नसें दिखाई दे रही हैं। जबड़ा सख्त हो गया है। स्थिति को देखते हुए उन्होंने नम्रतापूर्वक कहा, चैत्र की हालत ठीक नहीं है और अभी तमाशा करने का समय नहीं है। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम बाद में गुस्सा और क्रोध दिखाओगे। अभी नहीं। मीन ने बगल से कहा, भाई यह आपकी बहन का मंगेतर है। सफारत का गुस्सा तुरंत चरम पर पहुंच गया। तहफ ने क्रोधित स्वर में कहा, चैत्रा मेरे साथ जाएगी। और तुम कौन हो चैत्रा? तुम किस अधिकार से मेरी मंगेतर को छू रही हो? चैत्रिका की लंबे समय से चली आ रही जकड़न टूट गई।
उसकी आवाज में गहरी पीड़ा झलक रही थी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं सफर्त के साथ जाऊंगा। तुम्हें सफर्त की पहचान जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लो, सफर्त ही मेरी उम्मीद की एकमात्र जगह है। अगर तुम कर सको तो अपना अमानवीय मुखौटा उतार दो और इंसान बन जाओ। मेरे पिता की बेजान लाश वहां पड़ी है, लेकिन तुम में जरा भी इंसानियत नहीं है। तुम मेरी आंखों के सामने नहीं आओगे, तुम बिल्कुल नहीं आओगे। सफारत और तहाफ की नजरें चैत्रिका के कठोर चेहरे पर टिकी थीं। अंदर हवा चल रही है। वह चैत्रिका को मारना चाहता है। चैत्रिका अपने शरीर पर किसी अन्य पुरुष का स्पर्श बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, ये प्रेम नहीं है। तहफ बस चैत्रिका के शरीर पर अपनी सबसे बुरी भावनाओं को निजी तौर पर छूना चाहता है। तहाफ के माता पिता कुछ भी कहने में असमर्थ हैं। उन्होंने तहाफ को यह कहते हुए खींच लिया कि वे इस बारे में बाद में बात करेंगे। चैत्रिका बिना किसी का इंतजार किए मीम के साथ कार में बैठ गई। सफारत उसके बगल में बैठता है। दो भूरी आंखें पूरी सड़क पार करती हुई केवल चैत्रिका को ही देखती रहीं। वह चैत्रिका की आंखों से आंसू की एक बूंद गिरने का इंतजार कर रहा था। पानी सफेद शर्ट और चौड़ी छाती को भिगो देगा। शाम हो चुकी है और पृथ्वी रात के अंधेरे में डूब चुकी है। घर के अंदर लोगों का शोर। पड़ोसी सांत्वना देने आ गए हैं, लेकिन चैत्रिका किसी भी तरह का आराम नहीं चाहती। वह सिर्फ अपने पिता को चाहता है। वह उस दृश्य को दोबारा जीना चाहता है जब वह अस्पताल ले जाते समय कार में अपने पिता के सिर पर हाथ फेर रहा था। पिताजी ने उसका हाथ पकड़ते हुए अपनी अंतिम सांस ली। तब से चैत्रिका के आंसू सूख गए हैं। मेरी आंखों के कोने गीले नहीं होते। आजकल चारों ओर लोगों की तेज आवाज और फुसफुसाहट का कोई अंत नहीं है। पिता का गुस्से से डांटना और मुंह फेर लेना खत्म हो गया है। चैत्रिका कांपते पैरों से तालाब पर पहुंची और बैठ गई। अहमद ने अपना घर बेच दिया। अब यह स्थान अहमद के चचेरे भाई का घर है। दोपहर में उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। गीली मिट्टी की खुशबू आ रही है। तालाब फिसलन भरा है। दोपहर बाद बारिश हुई। बारिश शायद चैत्रिका के जीवन की सारी कठिनाइयों को बहा देना चाहती थी, लेकिन वह हमेशा असफल रही। एक नई पीढ़ा अभी शुरू हुई है। किसी के कदमों की आहट सुनकर चैत्रिका ने अपना सिर घुमाया। टावर अभी भी खड़ा है। आंगन से आती मंद रोशनी में चैत्रिका ने उसे न देखने का नाटक किया और सीधे सामने देखने लगी। तहाफ अपनी आंखें और मुंह बंद करके तथा अपने पैरों में अकड़न लिए हुए वहां से चला गया। एक क्षण बाद चैत्रिका पुनः पदचाप की ध्वनि सुनकर हिली। बिना पीछे देखे उसने ऊब भरी आवाज में पूछा, तुम कहां थे? सफर्त एक तरफ खड़ा हो गया, चैत्रिका को देखा और अपनी नजरें दूसरी ओर टिकाए रखी। वहां अंधकार के अलावा कुछ भी नहीं है। यहां लोगों की भीड़ है। वहां चांदनी नहीं है। आकाश में बादल पल पल गरज रहे हैं। चैत्रिका ने फिर पूछा, क्या तुम शहर वापस जा रहे हो? ओह, आप शायद भूल गए होंगे कि हमारा घर यही है। ये यहां से थोड़ी दूर है। मैं भूला नहीं हूं, लेकिन 8 साल के अलगाव में बहुत सी बातें मेरे दिमाग से निकल गई हैं। या यूं कहें कि वे दफन हो गई हैं। सिर्फ तुम्हारे साथ बिताए पल ही पुराने नहीं हुए हैं। ये शब्द सफर्त के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उन्होंने चैत्रिका का हाथ पकड़ने में अपने शरीर की बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी। मिम आंटी, आप मेरे साथ हमारे घर चलो। आप कुछ दिन यहीं रहेंगी। आपको यहां दिक्कतें होंगी। इसके अलावा तहाफ भी यहीं है। मैं उसे यहां बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो मैं आंटी से बात करूंगा। मैं आपके बिना एक भी काम नहीं कर पाऊंगा। चैत्रिका ने कोई झिझक नहीं दिखाई। बेपरवाह तरीके से खड़े रहना। उसे खुश होना चाहिए। उसकी आंखों में खुशी के आंसू होने चाहिए। इतने सालों से मैं उस व्यक्ति से एक तरफा प्यार करती रही हूं, बिना ये जाने कि वह भी मुझसे प्यार करता है या नहीं। आज वह व्यक्ति अपनी मुट्ठियां भींच रहा है और कह रहा है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। फिर भी चैत्रिका अवाक है। इस बार दूतावास को क्रूर होना पड़ा। चैत्रिका के लिए ऐसा रोबोट बनना हानिकारक हो सकता है। यदि आप कष्ट सहेंगे तो आपको कष्ट मिलेगा। फिर भी ये लड़की सफर्त के नाम पर रोएगी। उसने उसे अपनी छाती से लगा लिया। उसने उसकी कमर पकड़ ली और उसे अपने से कसकर जकड़ लिया। बिजली चली गई, जिससे प्रकृति अंधकार में डूब गई। घने अंधेरे में चैत्रिका ने टिटोलकर सफर्त की शर्त पकड़ ली। मिनामिन ने धीरे से कहा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगी। सफर्त ने गहरी आवाज में पुकारा, चैत्र।
चैत्रिका की आवाज, उसकी चीखें अचानक बढ़ गईं। उसने प्रेम और शांति के स्थान पर अपना चेहरा छिपाकर दिन भर का दबा हुआ दर्द बाहर निकाल दिया। बांध तोड़ चुके आंसू बह रहे थे। चैत्रिका पागलों की तरह बड़बड़ाने लगी। वह सफरत की गर्दन और छाती को खुजलाती रही और कहती रही, मैं अपने पिता के पास जाऊंगी, मुझे अपने साथ ले चलो। सफरत की छाती कराह उठी। उसने चैत्रिका को सीने से लगा लिया। अगर उसका बस चलता तो सफरत उस लड़की की सारी तकलीफों को अपनी तकलीफों में मिला लेती। इस लड़की के रोने की आवाज उसके सूजे हुए दिल की पीड़ा को और बढ़ा रही थी। चैत्रिका रो रही थी। लड़की आंसुओं से टूट चुकी थी। उसका पूरा शरीर सुन्न हो रहा था। बाबा नाम का आदमी चला गया था। वह बाबा की राजकुमारी क्यों नहीं हो सकती थी? क्यों? उसने अपना चेहरा सफरत की छाती में छिपा लिया और कुछ देर के लिए चुप हो गई। सफरत को आश्चर्य हुआ और उसने चैत्रिका को अपनी छाती से हटा दिया। उसने अपना शरीर त्याग दिया था। जब वह गिरी तो उसने उसके पैर पकड़े और बिजली की गति से उन्हें घर ले आए। उसने लोगों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। मीम, फहमीदा और कुछ और लोग दौड़े दौड़े आए और उसे बताया कि चैत्रिका बेहोश हो गई है। कुछ लोग किनारे पर आंखें गड़ाए उन्हें देख रहे थे। पड़ोस की कुछ औरतें फुसफुसा रही थीं। सफरत बाहर ट्यूबवेल से पानी लेकर आए और चैत्रिका की आंखों और चेहरे पर छिड़का। मीम ने मुझे पानी डालने को कहा, मेरे सिर पर पानी। फहमीदा को मीम से पता चला कि सफारत चैत्रिका की बहुत अच्छी दोस्त है। उसने और कुछ नहीं पूछा। मुझे अपनी बेटी पर अटूट विश्वास है। चैत्रिका का शरीर तुरंत गर्म हो रहा है। उसका पूरा शरीर बुखार से कांप रहा है। दूतावास धमाके के साथ बाहर आया। उसने दिहान से कहा कि बाजार में एक डॉक्टर है और वह उसे जल्दी से लेकर आए। इस समाज को, दूतावास को समाज के किसी भी व्यक्ति की परवाह नहीं थी। वह सारी रात चैत्रिका की शैया पर बैठा रहा। चैत्रिका की हालत बहुत अच्छी नहीं है। वह शारीरिक रूप से ज्यादा मानसिक रूप से परेशान है। फहमीदा बीमार पड़ गई, इसलिए उसे दूसरे कमरे में ले जाया गया। मीम अपनी बहन के बगल में बैठी थी। दिहान कई बार आया है और सफारत ने उसे बाहर ले जाने के लिए मना लिया है, लेकिन दूतावास की भीड़ और दबाव के आगे कोई भी टिक नहीं सका। चैत्रिका बेहोश होने पर भी सफरत का हाथ पकड़े हुए है। यहां तक कि नींद में भी लड़की उस बड़े हाथ को पकड़े रहती है। 7 दिन बीत चुके हैं। चैत्रिका को ठीक होने में काफी समय लगा। दूतावास इन 7 दिनों तक चैत्रिका की देखभाल कर रहा है। चैत्रिका ने उसे खो दिया है। तहफ और उनका परिवार 2 दिन बाद ढाका के लिए रवाना हो गया। दिहान की मां अकेली थी, इसलिए उसे भी जाना पड़ा। सफरत ने रात अपने घर पर बिताए और सुबह सूर्य की किरणें फैलने से पहले ही चैत्रिका के सामने उपस्थित हो गया। रात को जाना नहीं चाहता था। चैत्रिका को ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक लड़के का दोस्ती के लिए एक लड़की के प्रति इतना पागल और इतना चिंतित होना, यह सोचकर फहमीदा सोचने लगी। वह चिंतित हो गया। तहाफ की मां ने थोड़ी देर पहले फोन किया था। तहाफ बहुत जल्द चैत्रिका की जिम्मेदारियां संभालना चाहता है। चैत्रिका धीरे धीरे अपनी मां के कमरे में चली गई। जैसे ही वह हल्की सी आवाज उसके कानों तक पहुंची, फहमीदा ने ऊपर देखा। चैत्रिका के पतले पीले चेहरे को देखकर मेरे मन में तुरंत दर्द की एक पीड़ा फैल गई। वह स्थिर दृष्टि से कुछ क्षण तक लड़की के रक्तहीन चेहरे को देखता रहा। वह जानता है कि अहमद साहब के हमेशा के लिए चले जाने से सबसे ज्यादा दुख चैत्रिका को ही हुआ है। भले ही एक मां अपनी बेटी पर बहुत सारा स्नेह बरसाए, लेकिन वह अपने पिता को वह स्नेह नहीं दे पाएगी जिसका वह हकदार है। चैत्रिका के जीवन में इस कमी को कोई नहीं भर सकता। शायद तहाफ के माध्यम से चैत्रिका के विषाक्त जीवन में खुशियां आ जाएंगी। ये सोचकर उसने राहत की सांस ली। चैत्रिका ने अपनी मां की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, क्या आपने मुझे बुलाया था मां? फहमीदा आगे आए और चैत्रिका के सिर पर अपना हाथ रखा। जब उनसे शादी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हर चीज के लिए एक विशिष्ट समय होता है और यह बात स्थान और समय को ध्यान में रखकर कही जानी चाहिए। उसने अपनी बात को दबाते हुए मीठी आवाज में कहा, हम थोड़ी देर में निकलेंगे। हमने अभी तक ट्रेन की टिकटें नहीं खरीदी हैं। चैत्रिका ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, हम दूतावास की कार लेंगे। फहमीदा ने आश्चर्य भरी निगाहों से चैत्रिका को देखा। एक पुरानी कहावत उसके दिमाग में कौंधी और उसने कहा, क्या सफारत वही लड़का है जिसका तुमने कॉलेज में जिक्र किया था? हम, मां। फहमीदा को बहुत आश्चर्य हुआ।
चैत्रिका बचपन से ही अपनी मां के साथ कई बातें साझा करती रही है। इसी तरह वह अपने कॉलेज जीवन के दौरान सफारत के साथ दोस्ती साझा करता है। चैत्रिका हमेशा अपनी मां के प्रयासों की प्रशंसा करती थी। फहमीदा दिहान द्वारा उसे प्रपोज करने से पहले उसने सफारत को कभी नहीं देखा था। फहमीदा एक पल के लिए चुप रही और बोली, ठीक है, तैयार हो जाओ। चैत्रिका अपनी मां के कमरे से बाहर निकली और मीम को तैयार होने को कहा। वह तैयार हो गया, अपना छोटा बटन वाला फोन निकाला और खिड़की के पास खड़ा हो गया। जैसे ही मैंने दूतावास का नंबर डायल किया, तुरंत जवाब मिल गया। दूसरी ओर से एक आकर्षक आवाज आई। जैसे ही वह मादक गंभीर आवाज उसके कर्ण नलिका में प्रवेश की, चैत्रिका के वक्षस्थल में जो मधुर संगीत बज रहा था वह बज उठा। वे भ्रमित हैं कि वे क्या कहना चाह रहे थे। आजकल दूतावास की मौजूदगी में इसकी आवाज की गूंज चैत्रिका को गहरे नशे में डुबो देती है। पिछले सप्ताह में चैत्रिका का सफर्त के प्रति सम्मान और प्रेम बढ़ गया है, क्योंकि सफर्त खुद को भूलकर दिन रात उसके साथ रहता है। चैत्रिका को अब ऐसा लगता है कि सफारत उससे कहीं ज्यादा प्यार करता है। लेकिन यह प्यार कब शुरू हुआ? चैत्रा से कोई जवाब न पाकर सफारत ने कर्कश स्वर में पुकारा, चैत्रा, बोलोगी नहीं? चैत्रिका बहुत उत्साहित थी। उसने रुंधे स्वर में कहा, मैं जाने से पहले एक बार अपने पिता की कब्र देखना चाहता हूं। क्या तुम मुझे ले चलोगे? मैं सड़क के किनारे हूं। चलो। चैत्रिका ने अपने अस्त व्यस्त बाल समेटे और सिर पर घूंघट और दुपट्टा डाल लिया। वह आंगन पार करके सड़क के किनारे आ गया। सफारत ने पलटकर शून्य भाव से आकाश की ओर देखा। उसने काले रंग का पंजाबी पहना हुआ है। यह पहली बार था जब चैत्रिका ने उन्हें पंजाबी में देखा था। हृदय गति पर नियंत्रण खराब हो जाता है। असामान्य हृदय गति, ये लगातार बढ़ रहा है। चैत्रिका चुपचाप खड़ी रही, उसकी छाती धड़क रही थी, कुछ दूरी बनाए हुए। सफर्त ने तुरंत अपनी नजरें हटा ली और एक तरफ रख ली। चेहरे पर सुस्ती। चैत्रिका की आंखें चौड़ी हो गईं। सफर्त ने अपने होंठ काटे और गहरी सांस ली। मौन धारण किए हुए दोनों साथ साथ चलते हुए कब्रिस्तान के पास पहुंचे। चैत्रिका दूर से नई कब्र को देखती है। बाबा यहां कितने शांत और शांतिपूर्वक लेटे हैं। चैत्रिका पत्थर की तरह स्थिर और निश्चल है। कुछ क्षण बाद उसने बेजान आवाज में कहा, क्या तुम्हें अपने पिता सफर्त की याद है? उन्होंने तुम्हारे माता पिता के बारे में कुछ नहीं कहा। सवाल सुनते ही सफर्त के हाथ मुट्ठियों में बंध गए। जबड़ा मजबूत है। चैत्रिका ने पलटकर देखा। सफर्त की उपस्थिति देखकर वह आश्चर्यचकित और स्तब्ध रह गई। वह घबरा गया और बोला, क्या हुआ? सफरत ने खुद को यथासंभव शांत रखा। उसने गंभीरता से कहा, अगर मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहती तो मुझे कभी भी तुम्हारे बारे में कुछ भी जानने के लिए मजबूर मत करना। चैत्रिका, यह मेरा आदेश है, रैज जो चाहे कर सकता है, लेकिन मुझे मजबूर मत करो। मुझे इससे नफरत है। चैत्रिका के हाव भाव एक पल में बदल गए। वह हैरानी से अवाक रह गई। सफर्त की क्रोधित आवाज सुनकर उसका दिल कांप उठा। उसका मन गर्व से भर गया। फिर भी उसने इसे दबाए रखा। सफारत इसे नहीं दिखाएगा। उसे निश्चित रूप से उस व्यक्ति की अतीत और वर्तमान स्थिति के बारे में जानने का अधिकार था जिससे वह प्यार करती थी। सफारत उसे उस अधिकार से क्यों वंचित कर रहा था? चैत्रिका ने स्वयं को संयमित किया। शायद सफारत समय आने पर उसे बता देगी। वे दोनों मुड़े और घर की ओर चलने लगे। चैत्रिका ने सफर्त से सुना था कि सफर्त की दादी और चचेरा भाई यहां हैं। उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, तुम्हारी दादी और बहन चली गईं? हाँ, कल। ओह। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई। अचानक सफर्त ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। चैत्रिका रुक गई। वह परेशान, चिंतित होकर इधर उधर देखने लगी। इस दिशा में ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं था। बिना किसी खास जरूरत के कोई इस रास्ते पर नहीं चलता। चैत्रिका की नजर सवालिया, जिज्ञासा भरी थी। सफर्त ने दूरी कम की और थोड़ा और पास आ गया। चैत्रिका की धड़कनें एक पल में रुक गईं। वह कुछ भी कहने की ताकत खो चुकी थी। उसकी छाती में ढोल बज रहे थे। सफर्त ने उसके माथे पर प्यार की चरम खुशी लिख दी। उसने उसके नम होठों को छू लिया। उसने अपनी उंगली चैत्रिका की झुकी हुई थोड़ी पर रखी और उसे ऊपर उठाते हुए उसकी वासना भरी आंखों में देखा। उसने गहरी आवाज में फुसफुसाया, बहुत जल्द हम एक हो जाएंगे चैत्रिका। चैत्रिका का शरीर कांप उठा। उसके शरीर का रोम रोम कांप उठा। सफर्त ने चैत्रिका को अपने पास खींच लिया।
चैत्रिका को शर्म महसूस हुई। उसने अपने गालों का तापमान महसूस किया। सफारत ने कितनी बेशर्मी और बेशर्मी से यह वाक्य कहा। चैत्रिका देख सकती है कि सफारत की संगति उसे मौत के मुंह में धकेल देगी। एक छोटे से गांव में खड़े होकर दूतावास का स्पर्श उन्हें गहराई से हिला रहा था, जैसे माउंट एवरेस्ट की हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड। हर दरार में एक अजीब रोमांच जाग रहा है। चैत्रिका की हालत बहुत खराब है, वह बारिश में भीग गई है। 2 दिन पहले मुझे बुखार हुआ था और अब मैं फिर से बारिश में भीग गया हूं। वह जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। वह घंटी बजाता है और दरवाजा खुलने का इंतजार करता है। वे कल शहर लौट आए। मैं आज ट्यूशन जाने के मूड में नहीं था। अभी भी जाना है। छात्र परीक्षा। आज अभिभावक ने मुझे फोन करके बताया कि अगर मैं आज कक्षा में नहीं गया तो मैं दोबारा कक्षा में नहीं जाऊंगा। लेकिन वे चैत्रिका की भावनाओं को समझना नहीं चाहते थे, जिसने अभी अभी अपने पिता को खोया था। ये बात याद आते ही चैत्रिका के होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान उभर आए। मीन ने दरवाजा खोला और सामने देखकर चौंक गई। उसने जल्दी से ऊंची आवाज में कहा, बहन इतनी भीगी हुई क्यों आए? 2 दिन पहले ही तो ठीक हुई थी। सफर भाई को पता चल गया तो फिर पागल हो जाएंगे। मीन के अंतिम शब्दों में उपहास का संकेत स्पष्ट था। चैत्रिका की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने मीन को कमरे में धकेल दिया। वह अपने कमरे में गया और अपना मोबाइल फोन ढूंढने लगा। मैं इसे कहीं नहीं ढूंढ सका। ट्यूशन जाते समय मैं गलती से अपना मोबाइल फोन घर पर ही भूल गया। दोपहर के 2 बजे हैं। दूतावास ने अवश्य फोन किया होगा। उन्होंने कहा कि सुबह वह दोपहर को फोन करेंगे। मीटिंग में व्यस्त होने के कारण आगे कॉल करना संभव नहीं होगा। चैत्रिका दौड़कर मीन के कमरे में पहुंची। उसने गहरी सांस ली और कहा, क्या तुमने मेरा सेल फोन देखा है? हाँ। टेबल पर। भाई ने कई बार पुकारा। करीब 29 बार। मैंने 30 बार पूरा नहीं होने दिया। मैंने बात खत्म होने से पहले ही जवाब दे दिया। मीन की बातें सुनकर चैत्रिका को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। लेकिन वह केवल ये कल्पना कर सकता था कि सफारत आज क्रोध में उसे जलाकर राख कर देगी। जैसे ही उसने मोबाइल फोन उठाया, उसने चिंतित स्वर में मीन से एक प्रश्न पूछा। क्या कहा आपने? उसने मुझसे बस यही पूछा कि मैं कैसा हूं। और चैत्रिका ने भौहें सिकुड़ी, माथे पर चिंता की झुर्रियां। मीन ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा, और वह हमारे घर आ रहा है। चैत्रिका की आंखों में तुरंत घबराहट दिखाई दी। मीन से हाथ मिलाते हुए उसने अपना गुस्सा जाहिर किया और नर्म आवाज में पूछा, क्या तुमने सफरत को सब कुछ बता दिया? मीन। हाँ। चैत्रिका की हथकड़ी खुल गई। उसने भयभीत स्वर में कहा, यह तुमने क्या किया? मैं अपनी मां को समझा देता। कब? मुझे कब समझाओगी बहन? थोड़ी देर बाद तहफ भाई के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। और मुझे कब समझाओगी? तुमने तहफ भाई की सबसे बुरी बात भी मेरी मां के सामने नहीं बताई। दूसरी तरफ मेरी मां तुम्हारी खुशी के बारे में सोच रही है। वह तुम्हारे पिता की इज्जत के बारे में सोच रही है। सिर्फ मैं ही जानता हूं कि तुम्हारी असली खुशी सफरत भाई में है। सफरत भाई मेरी मां को संभाल लेंगे। मेरे लिए तुम्हारी तरह इसे छिपाना संभव नहीं है। चैत्रिका सोच में पड़ गई। आज सुबह फहमीदा ने अचानक अपनी और तहाफ की सगाई की घोषणा की। चैत्रिका को झटका लगा। अपने पति को खोने के बाद फहमीदा की स्थिति दयनीय नहीं है। वह समझ नहीं पा रहा था कि तहाफ को कैसे समझाए, कैसे शादी से इनकार करे। दूतावास को सूचित करने का निर्णय लेने के बाद भी वह उन्हें नहीं बता सके। रोमांस शुरू हुए अभी कुछ ही दिन बीते हैं। किसी राजनयिक पर विवाह के बारे में बात करना या विवाह का प्रावधान थोपना जायज नहीं है। इसलिए वह सब कुछ स्वयं ही सुझाने और तहाफ को सही सबक सिखाने का निर्णय लेता है। लेकिन अब दूतावास को सब कुछ पता है। मैं नहीं जानता कि उसके आगमन से कैसा तूफान पैदा होगा। चैत्रिका चुपचाप सोफे पर बैठी है, उसका चेहरा उदास है। उसने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। सफरत ने चुप्पी तोड़ी और गंभीर स्वर में बोली, तो तुम कह रही हो कि तुम शादी नहीं करोगी? चैत्रिका ने अपना सिर हिलाया। एक जिद्दी लड़की अपने फैसले पर अड़िग। सफरत के हाथ तुरंत मुट्ठियों में बंध गए। जब उसे गुस्सा आता है तो उसकी यही आदत होती है, अन्यथा क्रोध पर नियंत्रण पाना कठिन हो जाता है। और एक बार जब आप क्रोध में आ जाते हैं तो दूतावास को इसकी परवाह नहीं रहती कि आपके सामने कौन है या किसे चोट पहुंच रही है। फहमीदा ने आश्चर्य से कहा, तुम्हें क्या हो गया है चैत्रा?
क्या आप जीवन भर अकेले रहेंगे? आप हमें देखना नहीं चाहेंगे? अपने बारे में सोचो। एक माँ होने के नाते मैं अब और आपका दुख सहन नहीं कर सकती। अब मुझे चैन से मरने दो, थोड़ी देर तुम्हारी खुशी देखकर। माँ की बात सुनकर चैत्रिका की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने फहमीदा के चेहरे की ओर आंसू भरी आंखें डाली। बाहर तूफान है, आसमान टूट रहा है और बारिश की बूंदें धरती को छू रही हैं। हवा के तेज झोंके से दूसरी ओर की खुली खिड़की बंद हो गई। चैत्रिका, मीम और फहमीदा को हल्का आश्चर्य हुआ। मीम उठी और खिड़की बंद कर दी। राजदूत ने बंद खिड़की से नजरें फेर ली और बहुत विनम्र स्वर में फहमीदा से कहा, मैं चैत्रा से एक क्षण अकेले में बात करना चाहता हूं, यदि आपकी अनुमति हो तो। फहमीदा ने एक पल सोचा। उसने उत्तर दिया, ठीक है। दूत लगभग आधे घंटे पहले ही चैत्रिक के घर पहुंच गया, मानो वह स्तब्ध था और उसके सिर पर बारिश हो रही थी। फहमीदा उसे अचानक देखकर अचंभित रह गई, लेकिन दूतावास ने इस भावना को ज्यादा देर तक नहीं रहने दिया। फहमीदा ने उनका अभिवादन किया और कमरे में प्रवेश किया। लड़के की सौम्य सुंदरता और मादक आवाज सुनकर फहमीदा का सारा आश्चर्य और विस्मय एक क्षण में गायब हो गया। उसे सफारत बहुत पसंद है। इन कुछ दिनों में, कुछ ही क्षणों में दूतावास ने उसके मन में बहुत जगह ले ली है। कोई भी माता पिता अपनी बेटी के लिए एक देखभाल करने वाला दामाद चाहते हैं। सफर चैत्रिका के जीवन में उस व्यक्ति की तरह है। हालांकि तहाफ के परिवार की जल्दबाजी ने उन्हें अपने दामाद को अपनी बेटी के दामाद के रूप में देखने से रोक दिया है। चैत्रिका की तहाफ से शादी पहले ही तय हो चुकी है। इसके अलावा उसे लगा कि सफरत और चैत्रिका के बीच कुछ तो है, दोस्ती से भी ज्यादा। लेकिन जब चैत्रिका ने आज कोई प्रतिक्रिया नहीं दी या विवाह से इनकार नहीं किया, तो मिशन के बारे में सभी विचार ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। चैत्रिका और मीम दोनों कमरे में थे। फहमीदा उसके बुलाने पर बाहर आई। सफरत के गीले बाल, उत्साह, बेचैनी और आंखों के सामने लालिमा देखकर चैत्रिका का अंतर्मन बेचैन हो उठा। दिल की धड़कन असामान्य रूप से बढ़ जाती है। चैत्रिका ने मीम को घूर कर देखा। मीम वहीं स्तब्ध खड़ी रही। दूतावास को देखकर ही स्पष्ट है कि वे तूफान और बारिश की परवाह किए बिना भीड़ की तरह यहां पहुंचे हैं। चैत्रिका बिना कुछ बोले मुड़ी और कमरे में चली गई। उसने तौलिया उठाया और फिर बाहर आ गया। लाजलिया ने अपना हाथ हिलाया और तौलिया सफारत की ओर बढ़ा दिया। सफरत ने मजबूत हाथ से तौलिया पकड़ा और अपना सिर पोंछा। फिर वह फहमीदा के सामने खड़ा हो गया। आप सोच रही होंगी, आंटी, मैं इस बरसात के अंधेरे दिन में आपके घर क्यों भागा? फहमीदा को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं थोड़ी सी हूं। सफरत को फहमीदा की मुस्कुराहट में संतुष्टि मिलती दिखी। मैंने बहुत दिनों से अपनी मां की मुस्कान नहीं देखी है। मैंने वर्षों से उस खूबसूरत महिला की मोहक मुस्कान नहीं देखी थी। एक लंबे समय, उसने धाराप्रवाह आवाज में कहा, मैं चैत्रा से शादी करना चाहता हूं, आंटी, और अभी। पूरा कमरा खामोशी से भर गया। बाहर तूफान चल रहा है। विशाल नीला आकाश चैत्रिका के सिर पर टूट पड़ा। मीम के होठों के कोनों पर केवल मुस्कान दिखाई दी। चैत्रिका को आश्चर्य से अधिक शर्मिंदगी महसूस हुई। यद्यपि बिना किसी हिचकिचाहट के स्पष्ट बोलना सफरत के चरित्र और व्यक्तित्व के अनुरूप है, फिर भी चैत्रिका को शर्मिंदगी महसूस होती है। घोर शर्म। लड़की को देखना और सफरत का चैत्रिका का हाथ मांगने का बेशर्मी भरा लापरवाह अनुरोध उनके बीच की गहराई और प्यार को साबित करता है। हालांकि फहमीदार को सफारत थोड़ा शर्मीला, संकोची और गंभीर लगा। यह समझना कठिन है कि उसने विवाह का प्रस्ताव रखा या आदेश दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद तहाफ के साथ चैत्रा का अनुबंध हस्ताक्षरित हो गया। इसे रद्द करें। फहमीदा दंग रह गई। राजदूत का कैसा अडिग रवैया! क्या सिर्फ इतना कह देने से इसे रद्द किया जा सकता है? क्या इस लड़के में कोई शर्म या जड़ता नहीं है? फहमीदा ने पहले ही तय कर लिया था कि अगर चैत्रिका को सफारत पसंद है तो वह इस बात का ध्यान रखेगी कि उसकी बेटी खुश रहे। उन्होंने कहा, वे जल्द ही वापस आ जाएंगे। मैं क्या कहूं, सफारत? सफरत ने चैत्रिका की ओर देखा। चैत्रिका ने तुरंत दूसरी ओर देखा। सफरत ने एक हल्की सांस छोड़ते हुए कहा, आपको कहना चाहिए कि मैं आपकी बेटी का दामाद हूं। क्या किसी को मेरी पत्नी को जबरदस्ती ले जाने की शक्ति है? चैत्रिका का सिर घूम रहा है। मीम अपने हाथ से अपना मुंह ढकते हुए मंद मंद मुस्कुरा रही है। वह सफारत जैसा भाई भाई चाहता था, सपने पूरे होने की राह पर हैं। चैत्रिका ने आज सफारत को फिर से खोज लिया।
मान्यता प्राप्त रहस्यमय गंभीर लोगों का भी होंठ काटने का स्वभाव होता है। यह नया रूप आश्चर्य का पहाड़ खड़ा करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन चैत्रिका ने अपने मन में एक और निर्णय ले लिया है। मैं अभी शादी के बारे में नहीं सोचना चाहती, उसने शर्म से ऊंची आवाज में कहा। मां, मैं भी तहफ से शादी नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। जिम्मेदारी, हाँ, जिम्मेदारी नामक ये शब्द ही चैत्रिका के मन के लोगों के साथ एक होने के मार्ग में एक बाधा, एक रुकावट बन गया है। वह चाहकर भी चैत्रिका से बच नहीं सकता था। क्या फहीमदा, जिसने कुछ दिन पहले अपने पति को खो दिया है, अपने पिताविहीन मीम को छोड़कर किसी और के घर में उजाला नहीं कर सकती। परिवार के जाल में फंस जाना। वे आज तहाफ के परिवार को वापस कर देते, जैसे वे दूतावास को वापस भेज रहे हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मुझे 2 सदस्यों वाले परिवार को संभालने और एक पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कुछ समय चाहिए। वह दूतावास को बहुत चाहता है, लेकिन अभी नहीं। चैत्रिका ने शब्दों को बिना याद किए ही सबके सामने व्यक्त कर दिया। अपनी बेटी की बातें सुनकर फहमीदा के दिल में ठंडक का एहसास हुआ। एक क्षण में ही वह कठोर हो गया और चैत्रिका की खुशी के बारे में सोचने लगा, जो बचपन से ही निरंतर उथल पुथल में पली थी। सफर्त ने एक बार भी चैत्रिका को नहीं देखा। वह घूमकर सोफे पर बैठ गया। सफर्त ने चैत्रिका के कमरे में चारों ओर देखा और एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसने टब से मुट्ठी भर सूखी गेरबेरा की पंखुड़ियां निकाली और उन्हें जला दिया। चैत्रिका को बहुत आश्चर्य हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके कमरे में आने वाले सभी लोग केवल इन फूलों को ही क्यों देखते थे। सफर्त की नजर चैत्रिका पर केंद्रित थी। वह अपनी कुर्सी से उठे और चैत्रिका के पास पहुंचे, जो खिड़की के पास कुछ दूरी पर खड़ी थी। चैत्रिका काला है। एक एक पैर रखकर वह दीवार से जा मिला। दूतावास सारी दूरियां पार करते हुए बहुत करीब आ गया। बहुत करीब। हल्के हल्के कांपते गुलाबी होठों को देखते हुए उसने क्रोधित स्वर में कहा, तुम्हें शादी करनी ही होगी चैत्रा। आज तुम समझ नहीं रहे हो। मैं इस स्थिति में अपना ध्यान नहीं रख सकता, जिससे मेरा परिवार खतरे में पड़ जाएगा। चैत्रिका का गला कांप रहा है। सफारत ने अपना हाथ दीवार के किनारे रखकर थोड़ा सा झुक गया। चैत्रिका के पूरे चेहरे पर गर्म सांसें चल रही हैं। चैत्रिका सफारत की जैकेट पकड़कर उसे अपने पास खींचना चाहती है। कैसी जंगली निर्लज इच्छा जागृत हो गई है। बेलगाम चाहत, बेलगाम चाहत। तो तुम शादी कब करने की सोच रहे हो? मेरे बूढ़े हो जाने के बाद? क्या सफारत ने दबावपूर्ण तरीके से बात की। चैत्रिका ने अपना सिर इधर उधर हिलाया। उन्होंने कहा, तब तो मैं नौकरी कर लूंगा। और सफारत ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, कल सुबह तुम नौकरी के लिए इंटरव्यू देने मेरे दफ्तर आओगे। आपका परिवार मतलब मेरा अपना परिवार। मैं उनकी जिम्मेदारी आसानी से ले सकता हूं। हो सकता है आपको ये पसंद ना आए। कोई बात नहीं, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन शादी आज होगी। क्या तुम मुझ पर दया करने की कोशिश कर रहे हो? दूतावास के अंदर आग लग गई। एक झटके में उसने अपनी बाहें चैत्रिका की कमर के चारों ओर लपेट दी और उसे अपने करीब खींच लिया। उसने क्रोधित भाव से लाल स्वर में कहा, फरदार, ऐसी बात भी मत कहो चैत्रा। आपकी योग्यता के बिना कोई नौकरी नहीं दी जाएगी। आपको नौकरी तभी मिलेगी जब आप साक्षात्कार में चयनित होंगे। मैंने तुम्हें 1 महीना दिया है। नौकरी पाने का प्रयास करें और पारिवारिक स्थिति को सामान्य बनाएं। और अगर इस महीने में हम किसी भी तरह एक दूसरे के करीब आ गए तो मैं तुम्हें तुमसे दूर ले जाऊंगी। चैत्रिका हल्के से कांप उठी। उसने अपना सिर हिलाया और सफर्त के क्रोधित चेहरे को देखा। मैं एक भी शब्द बोलने का साहस नहीं जुटा सका। सफारत आगे झुकी, उसके मुलायम कोमल माथे पर अपना गाल रगड़ा और उसे एक छोटा सा चुंबन दिया। अपनी बेल्ट ढीली करते हुए उसने आदेशात्मक स्वर में कहा, घूंघट हटाओ और बाहर आओ। ध्यान काजी को ला रहा है। उद्धरण।